कमला जी ने आज अपने आंसू पोंछे और खुद से बोली, अब बस बहुत हो गया, अब मैं इस कैद में नहीं रहूंगी, मैं और अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह हिम्मत करके बहू के कमरे में गई तो देखा बहू का फ़ोन बेड पर रखा हुआ था। उन्होंने धीरे से मोबाइल उठाया और नीलम को फ़ोन लगा दिया। तभी पीछे से कड़कड़ाती हुई आवाज़ गूंजी, यह आप किससे बातें कर रही हैं? कमला जी हकलाते हुए बोली, वो मैं मेरी बेटी को फ़ोन लगा रही हूँ, क्योंकि वह मुझे यहाँ तेरे साथ नहीं रहना और उसे तेरी सारी करतूतें भी बताऊंगी मैं। कमला रोष भरे स्वर में पूजा को जवाब देती हैं, यहाँ से जाएगा तब से बात करने दूंगी और उसे इस घर में घुसने दूंगी। कहते हुए पूजा कमला जी के हाथ से फ़ोन छीन लेती हैं और उनका हाथ पीछे पीठ पर लगाकर मरोड़ देती हैं, जिससे कमला जी की चीख निकल जाती है। शरीर में कमजोरी होने की वजह से कमला जी उससे अपना हाथ छुड़ा नहीं पाती। वह बोली, बुढ़िया, मेरी चीज़ों को हाथ लगाएगी तू? तू यहाँ से जाकर मेरा नुकसान कराना चाहती है? अब मैं तुझे हर रोज़ कहीं न भेजूंगी, जिससे तुझे जो पैसा मिले वो मैं अपने पास ऐश करने के लिए रख सकूं। आह, बहू छोड़ दे मुझे, माफ़ कर दे, आगे से तेरी किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाऊंगी। पूजा ने एक बार फिर से मरोड़ दिया। दर्द की वजह से कमला जी बिलखने लगी। पूजा ने कमला जी को फिर से ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया। कमला जी रोते रोते बोली, काश आप यहाँ होते तो मेरे साथ होते। महेंद्र जी, मुझसे यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अपने पति की तस्वीर को सीने से लगाई। वह ज़मीन पर बैठ दीवार से सिर लगाए बीती यादों में खोने चली गई। आज कमला जी के घर में बहुत हलचल पहल थी, कारण उनकी शादी की 50वीं वर्षगांठ थी, जो बड़े धूमधाम से मनाई जा रही थी। और अभी कुछ दिन पहले ही महेंद्र जी अपनी नौकरी से रिटायर हुए थे, इसलिए दो फंक्शन करने की बजाय एक ही रखा। शहर से उन्होंने तीनों बहू बेटे, पोता पोती और उनकी बेटी, दामाद और उनके बच्चे आए हुए थे। आज पूरा शर्मा निवासी हंसी के फव्वारे में गूंज रहा था। अभी केक कटिंग का टाइम नहीं हुआ था, तो सभी लोग अपने अपने कुट घुट बनाकर बातें कर रहे थे। तभी कमला जी की एक पड़ोसन रूपा जी, उनकी अच्छी सहेली थी, वह बोली, कमला, तूने अपने पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं रखी अपने पति की कमाई की। भगवान ना करे ऐसा हो, मगर अगर कल मैं तुझे तेरे बहू बेटों ने अपने पास नहीं रखा, तब तू क्या करेगी? क्योंकि पैसे तो तूने अपने बच्चों को बराबर बांट दिए, बस तेरी प्रॉपर्टी ही बची है। कमला, तू चाहे कुछ भी समझना, मगर तुझे और भाई साहब को निहत्थे बेटे नहीं चाहिए था। थोड़े बहुत पैसे अपने सुरक्षित बुढ़ापे के लिए बचा लेने चाहिए थे। अरे नहीं रूपा जी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैंने मेरे बच्चों को ऐसे संस्कार नहीं दिए और बहुओं को कभी अपनी बेटी से कम नहीं माना और उन्हें अपनी इकलौती बेटी नीलम जैसा ही प्यार दिया है। तो अब तू चिंता ना कर और पार्टी एंजॉय कर। इतना बोल कमला जी महेंद्र जी के पास चली गई, क्योंकि वह उन्हें इशारे से अपने पास बुला रहे थे। कमला जी को जाते देखा रूपा जी अपने मन में, पता नहीं कमला, मगर मेरा मन तेरी यह बात मानने को तैयार नहीं। तेरे बेटे अब तेरे नहीं हैं, बहुओं के हो चुके हैं, ऐसा उनकी आदतों से पता चला है। और बहुएं, वह तो बस तुझे और भाई साहब को ऊपरी मन से रिस्पेक्ट देती हैं, दिल से नहीं। काश मैं गलत ठहर जाऊं और तू सही, क्योंकि अगर तुझे रहना तो अपने बेटे के पास साथ ही हैं। पार्टी खत्म होने के बाद सभी लोग सिविल रूम में सोफे पर बैठे हुए थे और पास ही में हंसी टिटोरे कर रहे थे। महेंद्र जी कमला जी से, अब तो खुश हो ना तुम? अब मैं रिटायर्ड हो गया हूँ। कमला जी, हाँ जी, मैं बहुत खुश हूँ। अब हम दोनों बुढ़ापे से कम एक साथ तो रह पाएंगे। नहीं तो जब जॉब करते थे तो कभी यहाँ तो कभी वहाँ, बस जिंदगी भर रही ही रहा। शादी होते ही बच्चों की जिम्मेदारी आ गई तो पता नहीं कितने साल बीत गए।
अब तो बस हम साथ ही रहेंगे और वैसे भी इस उम्र में जीवन साथी का साथ होना बहुत ज़रूरी है। कमला जी ने अपने भावुक होते हुए अपने पति महेंद्र से कहा, अब तो बस मेरा मन यही करता है कि हम सब अपने पुराने वाले मकान में एक साथ रहें और मैं उसी घर में अपनी अंतिम सांस लूं, जिस घर में विदा होकर आई हुई थी। कमला और महेंद्र जी की बात कर रहे थे कि तभी वहाँ उनकी बेटी नीलम आ जाती हैं और बोलती हैं, माँ, आप तो बहू बेटों के चक्कर में अपनी इकलौती बेटी को भूल ही गई हो। शिकायतें करती हुई नीलम बोली, अरे नहीं नहीं नीलम बेटा, अपने बच्चों को कोई माँ भूलता है क्या? भला आजा तू बैठ। हम दोनों के साथ उनके यह कहते ही नीलम भी उनके पास आकर बैठ जाती हैं। कमला जी, नीलम बेटा, मैंने तो तेरे पापा ने फैसला लिया है कि अब हम दोनों तेरे भैया भाभी के साथ अपने पुराने वाले मकान में रहेंगे, एक साथ जैसे महल पहले रहते थे। बहुत साल रह लिए अलग अलग, अब तो बस अपने घर जाना है। बेटा, हर माँ बाप का सपना होता है कि अपनी अंतिम सांस वह अपने बच्चों के साथ ही रहे। नीलम, अरे वाह माँ, पापा बिल्कुल सही फैसला लिया है आप लोगों ने। काश कि मैं भी आप लोगों के साथ रहने आ जाती और आप लोग यह मरने की बात ना करो, अभी तो आप बहुत जीना है। कमला जी, अरे कोई बात नहीं बेटा, तू भी आ जाना कभी कभी हमारे पास बच्चे और दादा को लेकर। बस यही कहते ही की देर थी कि तीनों बहुएं झट से बोल पड़ी। बड़ी बहू कोमल, माँ, पिताजी, आप दोनों को यह फैसला लेने से पहले एक बार हमसे भी पूछ लेना चाहिए था। मझली बहू पूजा, हाँ माँ दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं। आपने यह सोच भी कैसे लिया कि हम तीनों अपना काम छोड़कर यहाँ आएंगे? आप जानते हैं ना, हम लोग दूसरे शहर में सेटल हो चुके हैं। कमला जी, बहू, श्याम और अनुराग का तो अपना खुद का बिजनेस है और दोनों भाइयों का बिजनेस भी इसी शहर में है, तो उन दोनों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तेरे पति राकेश के बॉस ने तो उसे ऑफर भी दिया है कि उसी शहर में जॉब करने का। तो बेटा दिक्कत क्या है हमारे फैसले से? राजेश, माँ, दिक्कत यह है कि अब हम तीनों भाई बड़े हो गए हैं, हमारी अपने खुद की फैमिली है। इतना बड़ा परिवार एक गहरी सांस लेते हुए, माफ करना, अब एक साथ नहीं रह सकता। पूजा, माँ जी, हम लोग अब छोटे शहर में नहीं रह सकते और आप दोनों अपने बच्चों के साथ ही रहना चाहते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं कि एक महीने आप बड़े भैया के साथ रहें और एक महीना मेरे घर। नीलम भैया, भाभी, ये आप दोनों क्या बोल रहे हैं? माँ पापा हमेशा साथ में रहे हैं और आप उन्हें अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे छोटी बहू प्रिया, नीलम दीदी, आखिर पूजा दीदी ने गलत ही क्या कहा? बिल्कुल सही कह रही हैं। भला कोई एक लोग दोनों की जिम्मेदारी कैसे उठा सकते हैं? तभी बड़ी बहू प्रिया का समर्थन करते हुए बोली, हाँ, और हम सब इसी छोटे शहर में नहीं रह सकते। अपने तीनों भैया भाभी की ऐसी बातें सुनकर नीलम को बहुत गुस्सा आ आता है और वह फैसला लेती हैं कि अपने माता पिता को वह अपने साथ रखेगी। नीलम भैया भाभी, अगर आप दोनों माँ बाप को एक साथ नहीं रह सकते तो मैं रखूँगी और उन्हें अपने साथ उनकी जिम्मेदारी में लेती हूँ, पर मैं अपने माँ बाप को एक दूसरे से अलग नहीं होने दूंगी। बड़ी भाभी नीलम, यह तुम्हारे घर की बात नहीं है, इसलिए तुम तो इस सब में अपनी दखलंदाजी मत ही दो। पूजा, और वैसे भी यह हमारे घर की बात है और घर की इज्जत अगर घर में ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर रिश्तेदारों को पता चलेगा तो सब क्या बोलेंगे कि बहू बेटा ने सास ससुर को अपने घर से निकाल दिया, इसलिए बेटी ने उन्हें अपने घर में जगह दी। नीलम, जब बेटे को अपने बेटे होने का फर्ज नहीं निभाना
तो बेटी को तो निभाना ही पड़ेगा ना। प्रिया, नीलम बात को समझो। तुम मम्मी पापा को अपने ससुराल में नहीं ले जा सकती। कभी सोचा है तुम्हारे ससुराल वाले क्या सोचेंगे? नीलम गुस्से से, मेरे ससुराल वालों की चिंता आप सब मत करो। नीलम अपने भैया भाभी के फैसले के खिलाफ हो जाती हैं और उनके अपने माँ बाप के लिए लड़ने लगती हैं। अपने बच्चों के बीच में झगड़ा होते देख कमला को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो अकेले में जाकर महेंद्र जी से कुछ बात करती हैं। कमला, महेंद्र जी, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि हमारे बच्चे आपसे आपस में इस तरह से हमारे लिए लड़ाई करेंगे। इन्हें आपस में लड़ते देख मुझे बहुत दुख हो रहा है महेंद्र जी। कमला, तुमने सुना नहीं हमारी बहू और बेटों ने क्या फैसला लिया है? क्या हम उन पर बोझ हैं? कमला, मुझे अपने बेटों का फैसला मंजूर है, पर मैं अपनी बेटी पर बोझ नहीं बन सकता। और गलत ही क्या क्या है उनके फैसले में? हमारे बच्चों की भी फैमिली है, वह हम दोनों का ख्याल एक साथ नहीं रख सकते। एक महीने आप श्याम के पास रहना और मैं अनुराग के साथ, फिर अगले महीने मैं राजेश के पास चली जाऊंगी और आप अनुराग के पास आ जाना। कम से कम हम अपने तीनों बेटों के पास तो रह पाएंगे। कमला के कहने पर महेंद्र जी उसकी बात मान जाते हैं और कुछ देर बाद वह बाहर आकर अपनी बेटी को समझाता है और तीनों बेटों को अपना फैसला सुनाते हुए कहता है, और तुम्हारी माँ ने फैसला ले लिया है कि हम कहाँ और किसके साथ रहेंगे। नीलम, खुश होते हुए, पापा, मैं जानती हूँ आपने बिल्कुल सही फैसला लिया होगा। अब जल्दी से अपना और माँ सामान बांधिए और मेरे साथ चलिए। कोई ज़रूरत नहीं है आपको ऐसे बेटों के साथ रहने की। कमला, नहीं नीलम बेटा, हम तेरे साथ नहीं रह सकते। अब तेरा अपना घर परिवार है, इसलिए हम तेरे भाइयों के साथ रहेंगे। नीलम, माँ, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? क्या आपने सुना नहीं भैया भाभी ने क्या कहा? वो आपको पापा से अलग कर रहे हैं। पापा, आप माँ को समझाइए ना। महेंद्र बेटा, बेटा, मैंने तुम्हारी माँ को समझाने की कोशिश की, पर अब जो मेरी माँ तेरी माँ का फैसला है वही मेरा भी है। नीलम, माँ, आप ऐसा मत करिए, यह सही नहीं है। कमला, नहीं नीलम, यही सही है। अब तुम भी अपने ससुराल जाओ और मैं मेरे बेटे के पास। शिवम बेटा, हमें तुम तीनों का फैसला स्वीकार है। श्याम, ठीक है, फिर आप एक महीने अनुराग के साथ रहना और पापा मेरे साथ रह लेंगे। और आप जल्दी सामान पैक कीजिए, मेरा बहुत नुकसान हो चुका है, मैं अब और नुकसान नहीं झेल सकता। अपने माँ बाप का पापा का फैसला सुनकर नीलम बहुत दुखी होती हैं और रोते हुए अपने ससुराल चली जाती हैं। जो वहीं कमला अपने बेटे अनुराग के साथ और महेंद्र श्याम के साथ चला जाता है। कमला अपने बेटे के साथ उनके घर में पहुंच जाती हैं। तब पूजा, ओह, अपना घर अपना ही होता है, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। ओह, मैं तो बहुत थक गई हूँ। अनुराग, अच्छा, मैं चलो आराम करने, मुझे सुबह ऑफिस भी जाना है, कहकर वह रूम में चला जाता है। पूजा, चलो मैं भी साथ चलकर आराम करती हूँ, बहुत थकान हो गई है सफ़र में। कमला, बहू, मुझे भी बता दो मैं अपना सामान कहाँ रखूं और किस कमरे में जाऊं। पूजा गहरी सांस लेते हुए, माफ़ करना माँ जी, हमारा यह फ्लैट का है, इसमें सिर्फ एक ही रूम है और आप एक काम कीजिए, किचन में जाकर सो जाइए या फिर हॉल में, और आप अपना यह सामान किसी भी कोने में रख दीजिए। कमला, पर बहू हाल में। पूजा, देखिए माँ जी, प्लीज़ नाटक मत कीजिए। अब आप के लिए हम बड़ा घर तो नहीं खरीद सकते ना, तो इसी में एडजस्ट करना होगा। मैं चली सोने, मुझे बहुत नींद आ रही है। पूजा अपनी सास की पूरी बात
सुने बिना ही रूम में जाकर सो जाती हैं। तो वहीं कमला जी हॉल में ही एक तरफ अपना सामान रख वहाँ पड़े सोफे पर सो जाती हैं। दूसरी ओर महेंद्र श्याम के घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी अपना विनोद को स्टोर रूम में ले जाती हैं। कोमल, पिताजी आज रात आप यहीं गुजार लीजिए, कल मैं स्टोर रूम की सफाई करवा दूंगी और अब से यहीं आपका कमरा है। महेंद्र बहू, मुझे गंदगी एलर्जी है। कोमल, मैं जानती हूँ आपको गंदगी से एलर्जी है, पर थोड़ी एडजस्टमेंट तो आपको करनी ही पड़ेगी ना। मेरा कल घर इतना भी बड़ा नहीं है और मैंने कहा ना, मैं कल स्टोर रूम की सफाई करवा दूंगी। महेंद्र, नहीं बहू, ऐसा बात नहीं है, मैं बस कह रहा था कि मेरा बिस्तर साफ। महेंद्र अपनी बात से बोल ही रहे थे कि कोमल उनकी बात सुन बिना ही वहाँ से चली जाती हैं। अपने बहू बेटों को ऐसा बर्ताव देख महेंद्र और कमला बहुत दुखी होते हैं, मगर करते भी क्या, बेटों के साथ रहने का फैसला भी तो उन्हीं का था। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और उनके बेटे बहू उन्हें सताने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। एक दिन अनुराग अपना लंच घर पर ही भूल जाता है तो कमला जी पूजा से कहती हैं, अरे बहू, ला अनुराग का लंच में देकर आती हूँ। बेटा तू तब तक मेरे लिए एक गर्म कड़क चाय बना दे। पूजा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है माँ जी, अनुराग का लंच आपकी वजह से ही भूल कर गए हैं और आप अपनी चाय खुद बनाइए, मैं बहुत थक गई हूँ। और वह आपके लिए चाय लेकर अपने कमरे में चली जाती हैं। उसके जाने के बाद कमला अपने लिए खुद चाय बनाती हैं और सारे बर्तन साफ़ करती हैं। कुछ देर बाद जब पूजा कमरे में बाहर आती है तो देखती हैं कि उसकी सास ने सारे बर्तन साफ़ कर दिए हैं। जिसके बाद पूजा उसकी से बाकी काम करवाने का भी सोचती हैं। चलो अच्छा ही इन्होंने सारे बर्तन धो दिए, नहीं तो मुझे ही धोने पड़ते, पर अभी तो सारा काम बाकी है, तो क्यों ना सारे काम इस बुढ़िया से ही कराया जाए। यह सोचकर कमला जी को आवाज़ देती हैं तो कमला जी उसके बुलाने पर तुरंत किचन में आ जाती हैं और पूछती हैं कि क्या हुआ बहू। पूजा को, माँ जी, अभी घर का सारा काम बाकी है और मुझे कुछ ज़रूरी काम से बाहर जाना है, और वैसे भी आप तो घर में फालतू ही बैठी रहती हैं, तो क्या आप आज घर में सारा काम कर लेंगी। कमला, हो बहू, मैं कर लूँगी, तू जा। पूजा के जाने के बाद कमला जी घर का पूरा काम करते हैं। समय अब यूं ही बीतता है। अब तो पूजा घर में होते हुए भी सारा काम अपनी सास से ही करवाती। ऐसे ही एक दिन कमला जी बीमार हो जाती हैं और वह उठ नहीं पाती हैं। पूजा, पता नहीं क्या मुसीबत पाली है मैंने, और माँ जी, आपने तो इतना काम भी नहीं किया जितना पैसा मुझे आप पर लगाना पड़ेगा। कमला, माफ़ करना बहू, मैं जानबूझकर बीमार नहीं पड़ी। पूजा चिल्लाते हुए, अरे रहने दीजिए, पता नहीं कब पीछा छूटेगा मेरा इस बला से। पूजा उन्हें सुनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी और उनका बेटा सब कुछ जानते हुए भी अपनी आंख में कान बंद किए रहता था। कमला अब पहले से भी ज़्यादा बीमार रहने लगी थी। उनके दिन रोते हुए बीत रहे थे। वह अपने उन पुराने दिनों को याद करती करती जब वह अपने पति महेंद्र के साथ हंसी खुशी रहती थी तो उन्हें एक छींक आने पर भी तुरंत डॉक्टर के पास ले जाते थे। तो आज उनका बेटा उनके बुखार में भी कुछ नहीं पूछ रहा था, तो वह दूसरी तरफ महेंद्र का भी कुछ यही हाल था। बड़ी बहू को कोमल, श्याम, तुम्हारे अपने पापा को कुछ काम करने के लिए क्यों नहीं कहते। ये जब से आए हैं इनके कितने खर्चे बढ़ गए हैं, और ऊपर से बेटा ये ला दे वो ला दे। श्याम, अरे तुम सब्र रखो ना कोमल, अभी उन्हें आए मुश्किल से 15 दिन ही हुए हैं और वह अब यहाँ 15 दिन में ही रहेंगे। इसके बाद अनुराग के यहाँ चले जाएंगे, तो ऐसे उनके काम करने के लिए कहना ठीक नहीं होगा। कोमल, पता नहीं यह 15 दिन कैसे बीतेंगे। हमारे
पर बोझ बनकर बैठे हैं। खुद के अंदर भी शर्म नहीं है कि कुछ काम करके अपने बाकी मदद कर दे। महेंद्र जी अपने बहू बेटे दोनों की बात सुन लेते हैं। उनकी बात सुनकर उन्हें बहुत बुरा लगता है और वह बाहर कुछ काम ढूंढने के लिए चले जाते हैं, मगर उनकी उम्र होने की वजह से उन्हें कोई काम नहीं मिलता और वह शाम तक हार कर घर वापस आते हैं तो कमला उन पर बरस पड़ती हैं। पिताजी, यह क्या बदतमीजी है? आप सुबह से घर से गायब हैं। आप तो अपनी मटर गश्ती करने निकल पड़े। आपको पता है कि हमने आपको कितनी चिंता हो रही थी। महेंद्र जी, माफ़ करना बहू, मेरे दिमाग से निकल गया वो। मैं कुछ काम ढूंढने गया था। घर में अकेले बैठे में बोर हो जाता हूँ। श्याम, पिताजी आप कुछ काम मत ढूंढिए, वैसे भी 15 दिन के बाद आपके यहाँ से जाना ही है। चलो कोमल, हम बाहर डिनर करने आते हैं। कोमल और श्याम तो बाहर खाने चले जाते हैं, पर बेचारे महेंद्र जी थके हारे भूखे प्यासे ही थे, सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन नीलम अपने भैया भाभी को फ़ोन लगाती हैं, पर कोई उनका फ़ोन नहीं उठाता। नीलम, ये क्या, इतने दिन हो गए हैं मगर दोनों में से किसी भैया भाभी ने मेरी माँ से बात नहीं करवाई। सब ठीक तो होगा ना वहाँ? बहुत सोच विचार करने के बाद वह फैसला लेती है कि वह खुद अपने माता पिता से मिलने जाएगी। अगले दिन ही नीलम पूजा के घर में पहुंच जाती हैं और देखती हैं कि उसकी माँ वहाँ झाड़ू पोछा कर रही थी और पूजा घर में नहीं है। यह सब उसकी आंखें आंसुओं से गीली हो जाती हैं। नीलम माँ, आपसे यह क्या कर रही हो और यह क्या हालत बना ली है आपने अपनी? और भैया भाभी मेरी आपसे बात क्यों नहीं करवाते? कमला खुश होते हुए, अरे नीलम, तू आज बैठ, और यह काम कुछ नहीं, बस घर में अकेले बैठ बैठे बोर हो रही थी तो सोचा कुछ काम ही कर लूँ। बेटा तू बैठ, मैं तेरे लिए तेरी मनपसंद कॉफ़ी बनाकर लाती हूँ। नीलम, हाँ माँ, वो तो दिख ही रहा है। आप मुझे बता दो किचन कहाँ है, मैं खुद ही बना लूँगी, और आपके लिए चाय भी। कमला जी नीलम को लेकर किचन में जाती हैं, जहां नीलम अपने लिए कॉफ़ी और माँ के लिए चाय बनाती हैं और कमला जी से उनकी हालत के बारे में जानने की कोशिश करती हैं। नीलम माँ, आप सब कुछ सच बताओ, आप यहाँ खुश नहीं हो ना? भैया भाभी आपको बहुत परेशान करते हैं ना? और वैसे भी भाभी हैं कहाँ? अभी तो घर नहीं आई। कमला, वह अपनी किसी दोस्त से मिलने गई हैं। बेटा कह रही थी कि अगर नहीं गई तो बहुत नुकसान हो जाएगा। कमला जी जानबूझकर अपनी परेशान नीलम को नहीं बताना चाहती, क्योंकि वह नीलम के स्वभाव से भली भांति परिचित थी। नीलम, अरे कोई नुकसान नहीं हो रहा है माँ, और भाभी काम ही क्या करती हैं जो उन्हें नुकसान होने लगा? वह आपको बेवकूफ़ बना रही हैं और आप बन भी रही हैं। घर का काम आपसे करवाकर आपके नौकरानी बनाना चाहती हैं। वो खुद मटरगश्ती करना चाहती हैं। मैं भैया भाभी को बहुत अच्छे से जानती हूँ। पूजा जो घर के अंदर आ रही होती हैं, वह नीलम की सारी बातें सुन लेती हैं और नीलम से बोलती हैं, बहुत अच्छे सोच रखती हो नीलम तुम अपने भाभी के बारे में, और जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है नीलम। क्या है और क्या नहीं, ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। वैसे भी माँ से मिले बहुत दिन हो गए थे तो मैं उनके मिलने आई हुई थी और अब कुछ दिन रुककर ही जाऊँगी। पूजा, माफ़ करना नीलम, मैं तुम्हें यहाँ रुकने की परमिशन नहीं दे सकती। मेरे फ्लैट में एक ही रूम है तो बाहर वाले यहाँ नहीं रुक सकते। नीलम, मैं आपके रूम में रहने नहीं आई हूँ। जहाँ माँ रहती हैं मैं वहीं रह लूँगी। नीलम अपनी भाभी को यह बात का मुंह तोड़ जवाब देती हैं और ना चाहते हुए भी पूजा को नीलम के रुकने के लिए कहना पड़ता है। अगले दिन नीलम देखती है कि उसकी माँ घर के सारे काम कर रही हैं और उसकी भाभी कुछ भी नहीं कर रही हैं। नीलम माँ, हालत देखिए अपनी। आप
यहाँ की नौकरानी बनकर रह गई हैं और बेडशीट भी नहीं देती। कमला, नहीं बेटा, आज तुम यहाँ हो इसलिए मैं ज़मीन पर सोई नहीं तो मैं सोफे पर ही सोती हूँ। नीलम, माँ, सोफा तो आप ऐसे ही बोल रही हो जैसे उस पर सोना कितना अच्छी बात है। कमला, बेटा तुम खाना खा लो और कल तुम्हें अपने पापा से मिलने भी तो जाना है ना। उनसे मिलकर मुझे आकर बताना कि वो कैसे हैं। हम सब अलग हुए हैं, हमारी बात भी नहीं हुई है। नीलम को जब पता चलता है कि अनुराग ने मम्मा की बातें अब तक पापा से नहीं कराई हैं तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वह तुरंत भैया भाभी के रूम में जाकर उन पर बरस पड़ती हैं। भैया, आपने मेरी बात माँ से नहीं करवाई तो भी ठीक है, मगर आपने तो माँ पापा की भी बात नहीं करवाई। आपको शर्म नहीं आती कि यह सब करते हुए? अरे, जब आपसे माँ को रखा नहीं जा रहा है तो आप उन्हें रख ही क्यों रहे हैं? उन्हें मेरे साथ क्यों नहीं भेज देते? अनुराग, मैंने बार भैया को कॉल किया था तो उन्होंने कॉल नहीं लगा नहीं, तो इसमें मेरी क्या गलती है? अब यहाँ मत चिल्लाओ और जाओ यहाँ से, मुझे सोना है। और अनुराग और पूजा उसका एक और जाकर सो जाते हैं और नीलम बस गुस्से में कुड़ते हुए रह जाती हैं। अगले दिन नीलम श्याम के घर अपने पापा से मिलने जाती है। यहाँ वह देखती हैं कि उसके पापा डस्टिंग कर रहे हैं और साथ में छींक भी रहे हैं और कोमल उन्हें सही से साफ करने को बोल रही हैं। नीलम भागते हुए महेंद्र जी के पास जाती हैं और उनके हाथ से कपड़ा छीन कर फेंक देती हैं और कोमल से कहती हैं, भाभी, आपको पापा से काम करवाते हुए शर्म नहीं आती? बिल्कुल। क्या आपको यह भी नहीं पता कि पापा को धूल मिट्टी से एलर्जी है? पापा, आप छोड़िए यह सब और यहाँ बैठिए और पानी पीजिए। कोमल, हाँ, नहीं आती शर्म? और वैसे भी पापा जी यहाँ खाली बैठे रहते हैं, अगर थोड़ा बहुत काम कर भी लिया तो कौन सा आफत आ गई है? और वहाँ से मुंह बनाकर चली आती हैं। नीलम, पापा आप मेरे साथ चलिए ना, वहाँ माँ का भी यही हाल है। भाभी उनके सारे घर का काम करवाती हैं और उन्हें सोफे पर सुलाती हैं और वो भी हॉल में। महेंद्र, यह तू क्या कर रही है बेटा? ऐसे तो कमला की तबीयत खराब हो जाएगी। तब तक उनका बेटा श्याम घर आ जाते हैं और अपनी बहन को आया देख बोलता है, अच्छा हुआ तू आ गई नीलम। ऐसा करना, परसों पापा को तुम अपने साथ ले जाना और अनुराग के घर छोड़ देना। इतना बोल वह भी वहां से चला जाता है। शाम का समय था और पूजा अपनी किसी सहेली से बात कर रही थी। सहेली, यार कल मेरे यहाँ किटी पार्टी है और मेरी मेट आज से छुट्टियां पर हैं। कोई अच्छी कुक हो तो बता मुझे। मैं उसे 8,000 देने वाली थी, पर अगर कोई रैंडम में मान गई तो पूरे 10,000 दूंगी। 10,000 का नाम सुनकर पूजा की आंखें चमक जाती हैं और वह उसने बोलते हैं, पूजा, कुक की क्या ज़रूरत है? मेरी सास आकर तेरा किचन संभाल लेगी, तो चिंता मत कर। जो पैसे तू कुक को देती है वो तू मेरी सास को दे देना। और कॉल कट कर देती हैं। कमला जी उनकी सारी बातें सुन लेती हैं और उससे कहती हैं, पूजा बेटा, घर तक तो ठीक था, पर तुम तो मुझे दूसरों के यहाँ भी वहाँ आगे कुछ कह पाती? कि पूजा बोल पड़ती हैं, बस करिए माँ जी, आपको ड्रामे गांव में तो सबको खूब बनाकर खिलाती थी, आप तो यहाँ क्या हो गया है? और वैसे भी जब से आप यहाँ आई हैं आपका खर्चा बहुत बढ़ गया है, तो इस हिसाब से मेरी थोड़ी कमाई भी हो जाएगी। और कल चुपचाप मेरी सहेली राधा के यहाँ चला जाना, मुझे कोई नाटक भी नहीं चाहिए। और हाँ, राधा जो पैसे दे वो चुपचाप मुझे लाकर दे देना, नहीं तो धक्के मारकर घर से निकाल दूंगी। अपनी बहू की बात सुनकर कमला जी की आंखें भर आती हैं और वह उस दिन को कोसने लगती हैं कि जब उन्होंने अपनी बेटी की बजाय बेटों के साथ रहना चुना था। अगले
कमला जी राधा के घर जाकर उसकी रसोई संभाल लेती हैं और सब कुछ अच्छे से हो जाता है तो राधा खुश होकर उन्हें 10,000 के बजाय 12,000 रुपये देती हैं और उन्हें थैंक यू भी बोलती हैं। घर आकर कमला जी सारे पैसे पूजा को दे देती हैं। 10 की जगह 12,000 को देख पूजा की लालच आ जाती है और वह अपनी थकी हारी सांस को पानी पूछने के बजाय उन्हें जबरदस्ती अपनी और एक सहेली के यहाँ जाने को बोल देती हैं। बेचारी कमला शाम को थक कर घर वापस आती है तो पूजा उनसे पैसे लेकर उन्हें फिर से रसोई में खाना बनाने के लिए भेज देती हैं। अनुराग यह सब होते हुए भी देख रहा था मगर उसे उनका हालत भी नहीं पूछा। कमला जी को अपने बेटे के इस व्यवहार को देखकर बहुत दुख होता है मगर वह मन ही मन बहुत फैसला करती हैं और बिना खाए ही सो जाती हैं। पर बेटे वह बहू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन पूजा जब नहाने गई तो कमला जी चुपचाप उनके रूम में जाकर लॉक खोलने की कोशिश करने लगती हैं और खुद से ही बात करते हुए बोलती हैं, मैं अब और यहाँ नहीं रह सकती। मैं महेंद्र जी के को साथ लेकर नीलम के घर में रहने के लिए चली जाऊंगी और इसका और जुल्म बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। ये आप किसे फ़ोन लगाने की कोशिश कर रही हैं माँ जी? पीछे से पूजा की आवाज़ आती है और मेरी बेटी को फ़ोन लगा रही हूँ क्योंकि अब मुझे यहाँ तेरे साथ नहीं रहना।